be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स, ऑल इज नॉट वेल इन रशिया और खासकर पुतिन की सरकार के लिए। क्योंकि आप सबको याद होगा, एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते पहले मैंने एक आर्टिकल कवर किया था जहां पे एक यूरोपियन इंटेल एजेंसी ने यह कहा कि आने वाले टाइम पे आपको रशिया के अंदर एक कू का अटेम्प्ट और खासकर पुतिन के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता हुआ आप देख सकते हैं। और इसीलिए उस टाइम मैंने आर्टिकल कवर किया था कि इज पुतिन अंडर थ्रेट, क्योंकि रशिया में उस टाइम पे काफी सारे ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे थे कि हम कू एक्सेप्ट कर सकते हैं और या फिर आपको पुतिन का असैसिनेशन अटेम्प्ट होते हुए दिखेगा या फिर उनका असैसिनेशन हो भी जाएगा। और मैंने उस टाइम कहा था कि इतना आसान नहीं है जितनी पकड़ अभी रशियन सिक्योरिटी एजेंसीज की और जो पुतिन का एक क्लोज्ड इनर सर्कल है या जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, ये इतना आसान हो भी नहीं पाता। लेकिन उस टाइम पे काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई और यहां तक भी कहा गया कि पुतिन अपना ज्यादातर वक्त अब अंडरग्राउंड बंकर्स में बिताते हैं, उनके आसपास सिक्योरिटी भी कड़ी कर दी गई है। और वहां पे एक चीज के बारे में बात की गई थी जिसको मैंने मेंशन भी किया था, क्योंकि जब पुतिन के असैसिनेशन अटेम्प्ट की आप बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि किस किस तरीके से उनका असैसिनेशन किया जा सकता है। तो उसमें सबसे मुख्य पॉइंट ये था कि हो सकता है पुतिन जहां पे भी बैठे हों या जहां वो रह रहे हैं, उनका रेजिडेंस या जिस तरीके से भी उनका मूवमेंट रहता है, उनके मूवमेंट पे या जहां वो रहते हैं वहां पे आपको एक ड्रोन अटैक देखने को मिल सकता है। और खासकर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे जो पुतिन के इनर सर्कल के लोग हैं या जो एलिट्स हैं। और ये चीजें अब हमें देखने को भी मिल रही हैं, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन को अब लगभग 5 साल हो चुके हैं और वो 5वें साल में एंटर भी कर चुके हैं, जहां पे हमने जनवरी 2026 में 4 साल पूरे कंप्लीट किए थे रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ ये कि रशिया ने यूक्रेन की पोर्ट सिटी पे अटैक किया और उसके ही एवज में, उसके रिस्पॉन्स में यूक्रेन जिस चीज में माहिर है, दैट इज ड्रोन अटैक्स, वो रशिया की राजधानी तक ड्रोन अटैक्स करवा देता है। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब आप पुतिन की बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत आसान है उनकी रेजिडेंस को आइडेंटिफाई करना, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ मूवमेंट करते हैं। बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर मान लीजिए एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घटी जाती है या उनके खिलाफ साजिश चली जाती है, तो ये चीज़ें पॉसिबल भी हो सकती हैं। बट अगेन, मैं बताऊंगा कि क्या-क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। बट फिर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जहां पे एक फॉर्मर रशियन ऑफिशियल जो कि इनसाइडर रह चुके हैं, जो एक इनर सर्कल का पार्ट रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो रशिया के भरोसेमंद लोग हैं, जो एलिट्स हैं, बिजनेसमैन, गवर्नर्स और खासकर आम जनता, अब धीरे-धीरे पुतिन के अगेंस्ट हो रही है। और जब हम यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, तो अब रशिया एक बहुत बड़ी इंटरनल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। क्योंकि जब आप एलिट्स की बात करें, गवर्नर्स की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, लोगों की बात करें, उन्हें लगता है कि जिस तरीके से अब रशिया यूक्रेन में फंस चुका है और जो हमारे ड्रीम्स थे, जो एस्पिरेशंस थे, वो शायद हमें नियर फ्यूचर में कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब ये इमेजिन करते हैं कि रशिया का फ्यूचर हमें विदाउट व्लादिमीर पुतिन ही देखने को मिलेगा। और इसमें एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज है जो इस बारे में मेंशन किया गया है। उन्होंने कहा कि जब पहले एलिट्स, गवर्नर्स, बिजनेसमैन और ये बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठते थे पुतिन के साथ में, तो ये होता था कि हाँ, वी हैव डिसाइडेड दैट, हमने ये फैसला लिया है या फिर हम इसका रिस्पॉन्स इस तरीके से देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साथ में खड़े हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा ब्लेम या पूरी की पूरी सिचुएशन को जो रिस्पॉन्सिबल ठहराने की बात होती है, तो वो पुतिन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, जहां पे वो ये कहते हैं ही हैज डिसाइडेड। और ये साइकोलॉजिकल चेंज दर्शाता है कि किस तरीके से इनर सर्कल अब बिहेव कर रहा है। और जो यूरोपियन इंटेल एजेंसी ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, अब उस पर बिलीव करना भी आपको पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि हो सकता है इसमें थोड़ा डाउटफुल हो, बट इवन जो रशिया की स्टेट मीडिया है, उन्होंने इस रिपोर्ट्स के बारे में मेंशन किया, उन्होंने खुद इंडिपेंडेंटली इस चीज को वेरीफाई किया। तो ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट सीरियस है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने पब्लिश की है, क्लेम किया है और उसके बाद में रशियन स्टेट मीडिया इस बारे में बात करती है और अब दर्जनों आर्टिकल ऐसे ही पब्लिश किए जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बात ही नहीं होती तो ऐसे आर्टिकल पब्लिश ही नहीं किए जाते। अगर कोई बात नहीं होती तो आर्टिकल्स आते भी नहीं, राइट? आप ठीक है, आप रूमर्स सुनते हैं, लेकिन रूमर्स में हो सकता है 100% सच्चाई ना हो, लेकिन उसमें सच्चाई का एलिमेंट जरूर होता है। और यही चीज अब हम इन आर्टिकल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अब देखिए, आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए, डॉट्स कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह क्लेम किया, तो उसमें ही उसी सेम रिपोर्ट में यह कहा गया कि अगर आप इनर सर्कल में बात कर रहे हैं कौन ऐसा प्लान कर सकता है, तो सबसे पहले शक गया सर्गे शोइगु पे, जो बहुत लंबे टाइम से पुतिन के अलाय हैं। और इवन मैं आपको बता दूं, जो रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी हैं और वही हो सकते हैं मास्टर प्लानर जो आने वाले टाइम पे रशिया के अंदर कू करें। अगेन, पॉसिबिलिटी कम है, उसके बारे में बात करूंगा। और अब क्यों एलिट्स और बिजनेसमैन, पब्लिक क्यों इसके अगेंस्ट है और क्यों ऐसी बातें उठ रही हैं, उसको सारी चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। और जब ये सब कुछ दिख रहा था और इन सब चीजों के बारे में बात भी की जा रही थी, तो सर्गी शोइगु के बारे में सवाल इसलिए उठे क्योंकि मार्च 2026 के अंदर होता यह है कि जो उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज या राइट हैंड इंडिविजुअल थे, जो कि एक्स डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो वॉर के सपोर्ट में थे वो बहुत खुश भी थे, क्योंकि उस टाइम पे फिर लोगों के बीच में नर्वसनेस आ गई, एलिट्स घबराने लगे कि अगर वन बाय वन हमने ऐसी कुछ कॉन्स्पिरेसी की साजिश की भी, या फिर हमने ऐसे कू का अटेम्प्ट प्लान किया, या हम ऐसा फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं जहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पिक्चर में नहीं होंगे, तो हमारे ऊपर भी शक बढ़ता जाएगा और शायद जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर का हाल हुआ है, शायद हमारा भी हो।
और इसी वजह से सब नर्वस थे और सब डरते भी हैं फिर। और जिस तरीके से रशिया की सिक्योरिटी और मिलिट्री एजेंसीज काम करती हैं, तो यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं। अब क्या हम कोई इमीडिएट कू देख सकते हैं या फिर विद्रोह या रेबल देख सकते हैं? उसके बारे में बात करने से पहले, और यहां तक सिचुएशन पहुंची क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग थी उसके कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करेंगे पुतिन को तो वहां तक बात आ चुकी है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यह बहुत अच्छी चीज दर्शाता है कि पुतिन ने किस तरीके से अपना एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर या ढांचा बिनो के रखा है। बट उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जीएसएनसी सेट क्रैश कोर्स ₹1, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं और इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू योर वीक टॉपिक्स, अटेम्प्ट सम टेस्ट और फील कंफर्टेबल अबाउट इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। अब जहां पे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं कि कैसे जो उन्होंने ईरान वॉर के अंदर जाने का मन बनाया और अब काफी टाइम से ईरान वॉर चल रही है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग थी वो गिरती गई और वो ऑल टाइम लो है। वो अराउंड 37% पे आ चुकी है, जहां पे 64% ये कहते हैं कि आपने जो ईरान वॉर शुरू की है वो एक बहुत ही गलत डिसीजन था। और खासकर जो इसकी वजह से आपका खर्चा हो रहा है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते लगभग 55% लोग। और आने वाले टाइम पे जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे लोगों का मानना यह है कि वो डेमोक्रेट को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जो नंबर अभी 50% के अराउंड है, और जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं दैट इज रिपब्लिकन पार्टी, उसको फेवर कर रहे हैं सिर्फ 39%। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि नाउ ही इज इन अ मैस। बट वहीं पे आप पुतिन की जब बात करते हैं तो पुतिन की इतनी लोअर नहीं हुई रेटिंग अभी भी। आज भी अगर आप देखेंगे तो इट इज अराउंड 67 to 70%, क्योंकि जब वॉर नहीं हुई थी, जब 2021 में इन्वेजन नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी रेटिंग 80% या 85% से भी ऊपर थी। लेकिन फिर जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ती गई उनकी रेटिंग गिरती गई और इस टाइम पे उनकी रेटिंग 66% है। यानी अभी भी 66% जो लोग हैं वो उनमें बिलीव करते हैं, और ये काफी है। क्योंकि मैंने ईरान के केस में भी आपको बताया था, या फिर आप किसी भी कंट्री के केस में देख लीजिए, नेपाल में, बांग्लादेश में, बाकी कंट्रीज में तख्ता पलट तब होता है जब वहां की लोग सफर कर रहे होते हैं, वहां के लोग सड़कों पे उतरे होते हैं और उनके डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता। और ऐसा ही सेम केस हम ईरान के खिलाफ भी देख रहे थे एक टाइम के ऊपर। लेकिन अब चाहे से रिप्रेशन हो, दबाया गया हो, डर का माहौल बनाया गया हो, पनिशमेंट का माहौल बनाया गया हो, कोई भी ऐसा कारण हो, उन सारे कारणों का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने उन प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया था। और इसीलिए मैंने कह दिया था आप कितनी भी वॉर लड़ लीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल टू ओवरथ्रो ईरान सुप्रीम लीडरशिप एंड व्हाट नॉट। और खासकर जब आप आईआरजीसी के फॉर्म में आप इतने सारे डिविजन्स बना दें तो इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वैसा हमें देखने को मिला भी। लेकिन फिर ऐसा क्यों? मतलब अप्रूवल रेटिंग बढ़िया है, लोग अभी भी बिलीव करते हैं, तो अलीट्स और पब्लिक जो है वो क्यों पुतिन के अगेंस्ट जा रही है या सोच रही है या ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं? उसके पीछे रीजन आप समझिए। जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तो अगर आप एक पब्लिक के लेवल पे देखेंगे तो कितने सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। मतलब आप इस पिछले 4.5 साल या 5 साल का एक ब्यौरा लेंगे तो लगभग 13 लाख सोल्जर जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और फिर वो हर एक फैमिली को इफेक्ट करता है। और फिर मासस के दिमाग में ये आता है ये वॉर कब तक चलेगी, कब तक हम अपने फैमिली मेंबर्स को आर्मी में भेजेंगे और ये सिचुएशन चलती रहेगी। और एक टाइम पे फटीग भी आने लगता है, एक सैचुरेशन लिमिट आने लगती है कि शायद अब ये वॉर इतना आगे खिंच रही है, इसका कोई सेंस नहीं है। और अगर आप अप्रैल और मई से कंपेयर करेंगे, इसी अप्रैल और मई 2026 से, तो लगभग 2.5 से 3 लाख सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये चीज कोई भी नहीं चाहेगा जब इतनी लंबी वॉर हो, राइट? कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी, कोई भी इंडिविजुअल नहीं चाहेगा। और हाँ ठीक है, वॉर जब होती है तो हमें ऐसी सिचुएशन में आना होता है, बट कब तक वॉर कब तक चलेगी किसी को पता नहीं है। और अगेन मैंने कहा था फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और जो एम्बिशन थे भी रशियन सरकार के वो शायद अब पूरे नहीं हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट बनता है ये। दूसरा पॉइंट है कि ये बहुत ही रफ टाइम है रशियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जैसे ही रशिया ये डिसाइड करता है कि हम यूक्रेन में इन्वेड करेंगे, उसके बाद में उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं और वो डील नहीं कर सकते, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, उनके एलीट्स को अलाउ नहीं किया जाता कि आप बाहर अब्रॉड जा सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनी से बातचीत कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, अपना मुनाफा बढ़ा सकते हो। और फिर जब आप रशियन बजट को देखते हैं, जहां पे पहले रशिया ने जब इन्वेड नहीं किया था उससे पहले जब सिर्फ 3.6% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट किया जाता था डिफेंस और डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब वो नंबर 7.2% ऑफ जीडीपी हो चुका है। और खासकर जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपको एजुकेशन में पैसा लगाना था या सोशल वेलफेयर में पैसा लगाना था, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना था, अब वो पैसा भी काफी पैसा डाइवर्ट किया जाता है वॉर की तरफ। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली लगभग बात करेंगे तो अब ये रशिया की जीडीपी का 10% जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है या वो वॉर में लगाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक जो है, एलीट जो है, वो सफर कर रहे हैं। क्योंकि अब हो ये रहा है कि पैसा है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे जो सामाजिक प्रतिबंध हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आप यहां जा सकते हैं, आप यहां नहीं जा सकते, आप कितनी निगरानी रखी जाएगी, आप ऐसे करेंगे, आप वैसे करेंगे, ये सारी चीजें एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और इसी वजह से जब आपके यहां पे महंगाई बढ़ रही है तो रशियन बैंक्स क्या करेंगे? रशियन बैंक्स इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दर है, उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब
आपका जो पैसा है या जो आप चीज़ें खरीदने जा रहे हैं वो आपको महँगी मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ब्याज दर कम कर दी तो लोग और ज़्यादा लोन लेंगे, लोग और ज़्यादा पैसा लेंगे, और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा जिसकी वज़ह से और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो उस सिचुएशन में भी रशिया चाह रहा है कि यहाँ तक सिचुएशन ना पहुँचे। अब एक तरफ आपको वॉर भी कंटिन्यू करने हैं, आपके एम्बिशंस भी हैं, दूसरी तरफ आपको इकोनॉमी को भी ग्रो कराना है, लेकिन प्रॉब्लम आप हर एक लेवल पे फेस कर रहे हो और यही कंपनीज़ भी फील कर रही हैं। चाहे वो बिज़नेसमैन हों, एलीट्स हों या फिर व्हाट नॉट जो भी हों, वो अब अपना डेट भी नहीं, कर्जा भी नहीं पे कर पा रहे और उनको डर है कि आने वाले टाइम पे हम बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकते हैं। और जब से सैंक्शंस लगे हैं, खासकर एलीट्स के ऊपर, बिज़नेसमैन के ऊपर और रशियन इकोनॉमी के ऊपर, तो उनका ट्रेड करना भी उतना पॉसिबल नहीं है। वो अब्रॉड इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बाहर जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। और यहां तक रशियन सरकार ने इस वॉर के दौरान और जिस तरीके से रशियन इकोनॉमी अभी सफर कर रही है, लगभग जो प्राइवेट एसेट्स थे वो $60 बिलियन के प्राइवेट एसेट जो है वो उन्होंने जब्त और सीज कर लिए हैं। और ये सारी सिचुएशन ये दर्शाती है कि ऑल इज नॉट वेल इन रशिया और खासकर इसी वजह से एलीट्स हो, बिजनेसमैन हो, गवर्नर्स हो, नो वन इज हैप्पी राइट नाउ। और जहां तक पुतिन की बात की जाए तो कहा जाता है कि पुतिन अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरग्राउंड बंकर्स में बिताते हैं, क्योंकि जो यूक्रेन वॉर चल रही है उनको डर है कि कू हो सकता है, उनका असैसिनेट किया जा सकता है। और जितनी रिपोर्ट्स की माने, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए उनके पास में 10 घंटे हैं या 20 घंटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो 70% अपना टाइम इस वॉर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 30% टाइम सिर्फ वो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है एक फॉर्मर रशियन इनसाइडर। और अब दर्जनों आर्टिकल इसी तरीके से पब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन क्या कू हो पाएगा? क्या हम देख सकते हैं कि इमीडिएटली हमें कू देखने को मिलेगा, रेबल? नहीं, कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी भी पुतिन की गवर्नमेंट स्ट्रांग है, अप्रूवल रेटिंग स्ट्रांग है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज पे, मिलिट्री पे बहुत ज्यादा उम्दा पकड़ है और इसीलिए आप इमीडिएटली ऐसा कोई भी सीन यहां पे देखते हुए नहीं पाए जाएंगे। और एक सवाल और ये भी है कि ऐसी अटकलें इसलिए भी उठती हैं क्योंकि जो रशिया की आइडेंटिटी है ना, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, उस टाइम पे सबको सिर्फ ये लगता था कि हाँ, ये वॉर अगेंस्ट है वेस्ट के। लेकिन अभी भी ये वॉर अगेंस्ट वेस्ट ही है, लेकिन अब यूएस कहीं और उलझा है, जो आप ईरान वॉर में देख रहे हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं, वो अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपनी ग्रोथ की बात करते हैं और उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। और आप देखेंगे अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का भी उतना रुख नहीं है जब से ये ईरान वॉर शुरू हुई है, हालाँकि बार-बार वो अपील करते हैं, बट वैसी सिचुएशन अब है नहीं और बन भी नहीं रही। और अब इतना फटीग आ चुका है लोगों में, मतलब लोग इतने थक चुके हैं कि कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी और कब तक हम सफ़र करेंगे? बिकॉज़ एट द एंड अगर आपकी पब्लिक सैटिस्फाइड नहीं है, आपके बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी पे सवाल खड़े किए जाएँगे। और अगर ये मान लीजिए 2-3 साल, 4 साल, 5 साल ये वॉर चलती है, तो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, जिसके बाद में सड़कों पे लोग आएँगे एंड देन यू कैन सी द रियल कू। अब वहाँ तक सिचुएशन पहुँचती है या नहीं पहुँचती, वो पता नहीं है। बट क्या स चलिए ठीक है, पब्लिक को हटा देते हैं। बट क्या जो रशियन एलीट्स हैं, उनके पास में कोई पावर भी है? या फिर सच में वो तख्ता-पलट कर भी सकते हैं? या असैसिनेट करने की बात छोड़िए, क्या लेकिन वो इनर सर्कल में ही कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं? आप ये समझिए कि जो भी ये रशियन एलीट्स हैं, जो भी बिज़नेसमैन हैं और जो भी बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, आज ग्रो इसलिए हो पाए हैं क्योंकि पुतिन ने उनको ऐसा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ढाँचा दिया है जो उनको हेल्प करता है मनी बनाने में, उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में। और अगर पुतिन का ढाँचा ही नहीं रहा, मान लीजिए उनकी सरकार गिर गई, पुतिन को असैसिनेट कर दिया जाता है, तो एकदम से जब वो ढाँचा कोलैप्स होगा और फिर उसके बाद में आपको अफरा-तफरी देखने को मिलेगी, इंटरनल लेवल पे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, रिवॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो जो आज के टाइम पे उनकी सिचुएशन है, वो शायद सिचुएशन उस टाइम पे रहा है ना, जो आज शायद वो इतना घाटा फेस कर रहे हैं, इतना सफोकेटेड फेस कर रहे हैं, शायद उसके बाद में उनके पास में वो भी मौका ना हो। तो एक चीज़ तो वो है। और दूसरी चीज़, जो रशिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, एफएसबी, वो हर एक एलीट पे, हर एक इंडिविजुअल पे जो रशिया के इनर सर्कल में आता है और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके ऊपर निगरानी रखता है। और इस वजह से कॉन्स्पिरेसी काफ़ी बार हो भी नहीं सकती। क्योंकि मान लीजिए एलीट्स आपस में बात करेंगे तो क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं? कौन-सा एलीट उनके साथ में है और कौन-सा एलीट पुतिन के खिलाफ? मान लीजिए किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो अगेन या तो उनको ही फांसी पे लटका दिया जाएगा या फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो कोई इंसान या कोई एलीट क्यों अपने आप को इस सिचुएशन में डालेगा? और जो वेस्टर्न नेशंस का एक मुद्दा था ना, एक तरीका था कि अगर हम सैंक्शंस लगाएँगे तो रशियन एलीट्स जो है प्रेशराइज़ करेंगे पुतिन की गवर्नमेंट को, हमें डिवाइड देखने को मिलेगा। और जब मान लीजिए मिलिट्री में डिवाइड देखने को मिलेगा, जब इतने सोल्जर्स मारे जाएँगे, जब लोगों में गुस्सा आएगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, एलीट्स को लगेगा कि हम आगे ग्रो नहीं कर रहे, तो हर एक लेवल पे जब फ्रस्ट्रेशन ग्रो होगी, तो हमें रशिया के अंदर एक ऐसे कू या फिर जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनकी सरकार पे सवाल खड़े होंगे। ये सारे प्लान्स थे, लेकिन वो प्लान्स फेल हो गए क्योंकि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने गवर्नमेंट का ढांचा ऐसे बना के रखा है कि सारे के सारे लोग इंटैक्ट हैं और अगर वो जाना भी चाहें तो इस तरीके की पावरफुल पकड़ है कि वो पॉसिबल नहीं हो सकती। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगता है रिसर्च तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में बात कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू।